हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने पार्ट 1 देख लिया था जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का। तो अभी हम पार्ट 2 देखेंगे जहाँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। इंडिया बिगिंस इज 2 year tenure एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन जनवरी 1, 2021। तो इंडिया जो है वो अब 2 साल के लिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इंडिया को 184 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 192 यूएन जनरल असेंबली में। तो इंडिया बिगिंस इट्स टर्म बिगिनिंग ऑफ 2021 एंड होल्ड्स द पोजीशन टिल द एंड ऑफ 2022। तो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए इंडिया के पास ये टैग रहेगा। तो द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 15, जिसमें 10 नॉन परमानेंट हैं एंड 5 परमानेंट हैं। और इंडिया के साथ नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड एंड मैक्सिको और ज्वाइन एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और वो जो 5 जो परमानेंट मेंबर है कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। इंडिया फर्स्ट टाइम जो नॉन परमानेंट मेंबर बना था वो कब बना था? 1951 में। और लास्टली हम 2011 में भी परमानेंट मेंबर रह चुके हैं। तो ये इंडिया का 8वीं बार ये टर्म है। फाइन, फिर आगे देखते हैं। जापान टू ज्वाइन 5 आई अलायंस। जापान जो है इस 5 आई अलायंस को ज्वाइन करेगा। तो ये 5 आई अलायंस है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो 5 आई अलायंस इज़ अ इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। जो ये अलायंस है वो इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग है। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं? इसके मेंबर हैं अपने यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। 5 मेजर नेशंस हैं। कौन कौन से? यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अर्लियर यूएस यूके हैज formed the secret treaty known as BR-USA agreement in 1943। इन 1943 यूएस एंड यूके ने एक सीक्रेट ट्रीटी को साइन किया था जो कि था BR-USA, ब्रिटेन यूएसए एग्रीमेंट। उसी को लेटर ऑन हमने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? यूके यूएसए एग्रीमेंट कर दिया 1946 में। और ये जो 5 आई एग्रीमेंट है या अलायंस है, ये उसी का ही आउटकम है। किसका? यूके यूएसए का। देन जापान टू लॉन्च फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट बाय 2023। जापान जो है अपना वुड बेस्ड सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। कब तक? 2023 तक। जापान सुमिटो फॉरेस्ट्री फर्म एंड क्योटो यूनिवर्सिटी गोल टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट टू फाइट द ड्रॉबैक ऑफ स्पेस जंक। जो भी स्पेस अभी क्या है कि अभी हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो स्पेस में छोड़ देते हैं। वो स्पेस डेब्रीज में ऑपरेशनल पीरियड तक तो खुद ही ऑपरेशन में रहती है, बट जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो क्या है, उसका कोई ऑपरेशन नहीं है, बट फिर भी वो स्पेस में घूमती रहती है। और स्पेस में घूमते घूमते कभी कोलैप्स होती है और स्पेस डेब्रीज वो स्पेस में घूमते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं उनके फंक्शन में दिक्कत होती है। इसलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इसका एक खुद का लाइफ स्पेन होगा और जब ये ऑपरेशनल नहीं होगी उसके बाद ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी और डिस्पोजेबल हो जाएगी। फाइन। इंडिया टू चेयर थर्ड 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को चेयर करेगी। कौन कौन सी? तालिबान सैंक्शन कमेटी नोन एज 1988 सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 एंड लीबिया सैंक्शन कमेटी। छोटा सा न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 3 कमेटीज़ हैं? तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी एंड लीबिया सैंक्शन कमेटी। जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, ट्रंप अंकल, वो यूएस के ऐसे इकलौते प्रेसिडेंट बन गए हैं जो अपने टर्म में 2 बार इम्पीच हुए हैं। फाइन। फिर देखते हैं युगांडा प्रेसिडेंट मुसेवेनी विन 6th टर्म। जो युगांडा के प्रेसिडेंट है मुसेवेनी, उनका ये 6th टर्म है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। साउथ सुडान, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
रवांडा एंड तंजानिया। ईरान 6 अदर नेशंस लूज राइट टू वोट इन यूएन जनरल असेंबली। ईरान और उसके साथ 6 अदर देश लूज कर देंगे वोटिंग राइट को इन जनरल असेंबली, यूएन के जनरल असेंबली में। तो ऐसा क्यों है देख लेंगे। इंडिया एंड 6 अदर नेशन लॉस्ट देयर राइट टू वोट इन यूएन जनरल असेंबली बिकॉज दे डू नॉट हैव पेड देयर ड्यूज। उन्होंने अभी तक अपने ड्यूज को पेड नहीं किया। द अदर कंट्रीज लूजेस देयर यूएन जनरल असेंबली वोटिंग राइट्स आर नाइजर, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, साउथ सुडान एंड जिम्बाब्वे। मोस्टली अफ्रीकन नेशंस जो कि ऑलरेडी बहुत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये। तो अंडर द आर्टिकल 19 of Charter Act of United Nations, the member state in arrears in the payment of the dues in amount of equal or exceed the contribution due for 2 preceding years can lose its votes in General Assembly। तो ऐसा है कि यूएन जनरल असेंबली में अपने 193 जो मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ यूएन जनरल असेंबली। उनके फंक्शनिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनिंग के लिए एक फंडिंग की ज़रूरत होती है। कुछ ना कुछ फंडिंग हर नेशन कंट्रीब्यूट करता है, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल में रहती है। तो उसी के हिसाब से इन कंट्रीज़ ने अपनी जो कंट्रीब्यूशन था उन्होंने पे नहीं किया है, तो इसीलिए इनको वोटिंग राइट से डिबेट कर दिया गया है। तो इनका जो वोटिंग राइट है यूएन के चार्टर आर्टिकल 19 के हिसाब से अगर कोई देश 2 साल तक फंडिंग नहीं दे रहा है, ठीक है, अपने ड्यू को पे नहीं कर रहा है, तो उनके वोटिंग राइट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एक बार हम यूएन जनरल असेंबली के बारे में देख लेते हैं। तो यूएन जनरल असेंबली क्या है? यूएन जनरल असेंबली 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। करेंटली आप सभी को पता है कि 193 मेंबर्स हैं यूएन के अंदर। तो ये यहाँ पे यूएन का एक चार्टर बना था। तो यूएन का चार्टर जो बना था वो एक फाउंडेशन था यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका। तो उसी यूएन चार्टर से हमारे 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स निकल के आए थे। कौन कौन से निकल के आए थे? 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स: यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल एंड आईसीजे, और एक और था यूएन सेक्रेटरीट। फाइन, तो यही था। एक्चुअली में इनका हेडक्वार्टर का है यूएन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में है, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इतना काफ़ी है यूएन जनरल असेंबली के लिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिसर अर्ज रिलीज द भीमा कोरेगांव एक्टिविस्ट। तो यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस जो है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि भीमा कोरेगांव एक्टिविस्ट जितने भी थे उनको रिलीज़ कर दिया जाए ऑन द ग्रांट ऑफ बेल, ठीक है, उनको बेल पे छोड़ दिया जाए। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 2018 में भीमा कोरेगांव बैटल का 200th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, और उसी के बीच कुछ वायलेंस हो गया था जिसके अंदर कुछ एक्टिविस्ट को बुक कर लिया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो एक बार भीमा कोरेगांव है क्या देख लेते हैं। भीमा कोरेगांव क्या है? एक पुणे डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा गांव है, ठीक। अब भीमा कोरेगांव बैटल में क्या हुआ था? भीमा कोरेगांव बैटल में महर कम्युनिटी जो थी और ब्रिटिश आर्मी, इन दोनों ने साथ में मिलके पेशवा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इसके अंदर ब्रिटिश आर्मी की जीत हो गई थी। अब ब्रिटिश आर्मी की जीत हुई थी तो यहाँ इनको ये लगा कि ये तो मतलब कि क्या हो गया कि हम लोअर कम्युनिटी के थे और हमने क्या किया, हमें उनको हरा दिया। तो ये मराठा जो थे ये अपर कास्ट के थे और महर कम्युनिटी जो थी वो लोअर कास्ट की थी। तो यही था, और इसी में ये लोग हर साल महर कम्युनिटी जो है इस जीत को मनाती है, और यहाँ पे एक वॉयलेंस क्रिएट हो गया। मतलब कि पेशवा कम्युनिटी को या फिर अपर कास्ट ब्राह्मण्स को ये अच्छा नहीं लगा कि वाई दे आर सेलिब्रेटिंग। और ये कब हुआ था तो देख लेते हैं एक बार। ऑन जनवरी
1818 Dalit dominated British army had defeated the Peshwa army led by Peshwa Bajirao II in कोरेगांव. फाइन. ये स्तूप है, मेमोरियल है उनका, भीमा कोरेगांव बैटल का. यूएन रिपोर्ट ऑन एजिंग ऑफ डैम. यूएन की एक रिपोर्ट आई है जो कि बता रहा है कि डैम जो हैं हमारे देश में वो पुराने होते चले जा रहे हैं और वो एक थ्रेट बनते चले जा रहे हैं. द एजिंग ऑफ डैम इन इंडिया, यूएस एंड अदर नेशन पोजेस ग्रोइंग थ्रेट अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट. The report titled Aging Water Infrastructure, an Emerging Global Risk, and compiled by UN Nation University Canadian-based Institute for Water, Environment and Health, say almost 58,000 जितने भी हमारे 58,700 large dams हैं worldwide, they are constructed between 1930s से 70s with the design life of 50 to 100 years. तो यूएन हमें अलर्ट कर रहा है कि जितने भी हमारे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बूस्ट किया जाए और टाइमली इंस्पेक्ट करके उनको रिनोवेट किया जाए या फिर रीबिल्ड किया जाए, ताकि हम देखते हैं कि मानसून सीज़न में कितने सारे ब्रेक डैम्स के न्यूज़ आते हैं और कितने लाइफ ख़त्म हो जाती है. तो इसलिए यूएन अलर्ट कर रहा है. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूएन बजट 2021 टू बी पेपरलेस. इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि जो हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो डिजिटली आएगा, विदाउट पेपरलेस रहेगा. तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक. तो यही बोल रहा है कि पेपर बजट एंड यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे विल नॉट गेट प्रिंटेड, सॉफ्ट कॉपी विल बी प्रोवाइडेड टू ईच मेंबर. फिर बात करते हैं आरबीआई proposes 4-tier structure for tighter regulation of NBFCs. NBFCs के रेगुलेशन के लिए आरबीआई ने बताया कि हम 4-tier स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उसका रेगुलेशन और टाइटन हो. तो NBFCs को कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई. तो ये कौन कौन से 4 लेयर? NBFC बेस लेयर, NBFC मिडिल लेयर, NBFC अपर लेयर एंड NBFC टॉप लेयर. NBFC इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. ये इंपॉर्टेंट है. किसके अंडर में रजिस्टर्ड है? 1956 कंपनीज एक्ट. फाइन. फिर आगे देख लेते हैं. कैबिनेट अप्रूव्ड एमएसपी फॉर कोपरा फॉर 2021. तो एमएसपी जो है कोपरा के लिए डिसाइड कर दिया गया है. तो एमएसपी को कौन डिसाइड कर रहा है? तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. अपने जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो हेड करते हैं किसको? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. एंड गिव इट्स अप्रूवल टू एमएसपी ऑफ कोपरा फॉर 2021 के सीज़न के लिए उन्होंने एमएसपी को डिसाइड कर दिया है. तो ये किसके अप्रूवल पे होता है? ये अप्रूवल देता है कौन? ये किसके रिकमेंडेशन पे होता है? सीएसीपी के. मतलब कि अप्रूव कौन कर रहा है एमएसपी को? एमएसपी को अप्रूव कर रहा है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बट उसको रिकमेंडेशन कौन दे रहा है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. इंडिया हैज़, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिया इज़ नंबर 1 इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कोपरा इन द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड में इंडिया जो है नंबर 1 में किसके टर्म्स से? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों के टर्म्स में. फाइन. तो इंडिया आगे देखते हैं. इंडियन इकोनॉमी टू रिपोर्ट नैरो कंस्ट्रक्शन ऑफ 8% इन फाइनेंशियल ईयर 21 and 11.5% of GDP growth in financial year 22. IMF. तो IMF ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके हिसाब से इंडिया का जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ है वो क्या है रहेगा? 8% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा. इन द अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 10.3. पहले उन्होंने कितना बताया था? 10.3 बताया, बट रिसेंटली उन्होंने बताया कि 8% कम होगा. इंडिया इज प्रिडिक्टेड टू ग्रोथ 11.5% इन 2021 से 2022 एंड 6.8 इन 22 से 23. तो इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहेगा 2021 में? 11.5 और 22 में 6.8. और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन निकालता है? IMF। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का न्यूज़ बन जाता है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखोगे गीता गोपीनाथ जो है हमारी, ये गीता गोपीनाथ जो है हमारी IMF की चीफ है। IMF चीफ इकोनॉमिक एक्टिविस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन की हैं अपनी, तो इसलिए इसे देख लिया हमने। आगे देख लेते हैं। पंडित सतीश व्यास कन्फर्ड अपॉन द प्रेस्टिजियस तानसेन सम्मान अवार्ड। तो तानसेन अवार्ड किसको मिला है? सतीश व्यास जी को मिला है। तो तानसेन अवार्ड जो किसने होस्ट किया है? MP ने। मध्य प्रदेश होस्टेड तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इन द सिटी ऑफ ग्वालियर। फाइन, आगे देखते हैं। इंडियन रेलवे बैग्स 13 अवार्ड्स एट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020। इंडियन रेलवे ने 13 अवार्ड मिले। इंडियन रेलवे को कितने अवार्ड मिले? 13 एट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो देखते हैं आगे, तो कौन कौन से सेक्टर में मिला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में वेस्टर्न रेलवे हैज़ बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में किसको मिला है? वेस्टर्न रेलवे को मिला है। बिल्डिंग कैटेगरी में किसको मिला है? डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफ भावनगर। एंड इन रेलवे वर्कशॉप सब कैटेगरी में डीजल लोको शील्ड साउथ सेंट्रल रेलवे विजयवाड़ा। देख लेते हैं हम अपना। तो लास्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है जो डेनिश वर्ल्ड वॉर सेकंड ड्रामा इनटू द डार्कनेस। क्या? इनटू द डार्कनेस बैक्स गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे हुआ था? गोवा में। तो जो डेनिश वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो ड्रामा है इनटू द डार्कनेस, उसको क्या मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो गाइज यही है आज का हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़। अभी हम पार्ट 3 देखेंगे, उसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का। तो गाइज थैंक्स ऑल।